ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಿರಿಗೆರೆ आरके कोकाटे प्रौढ़शाले उनकल हुबಳ್ಳಿ सभी पूज्य गुरुवर जी को प्रणाम करते हुए बच्चों आपको भी इस अवधि के लिए मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम स्वामी एम.आई. हिंदी अध्यापक के रूप में मैं पिछले 6 सालों से इस पाठशाला में अध्ययन कर रहा हूं। तो बच्चों पिछले अवधि में यह हमारा जो 10वीं कक्षा जो गिल्लू पाठ है इस पाठ के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उस पाठ के आगे का जो अध्ययन है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने पिछले अवधि में जो अध्ययन किया है उसके बारे में थोड़ा पुनर्मनन करेंगे और बाद में आगे के जो पाठ है उसे हम प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसका उत्तर आप बता दीजिए। तो आधुनिक काल की मीरा किसे कहते हैं? सही उत्तर आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। महादेवी वर्मा जी को यामा कृति के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही है, महादेवी वर्मा जी को यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अगला प्रश्न इस तरह है, महादेवी वर्मा जी ने कौवे को विचित्र पक्षी क्यों कहा है? सही तरीके से बताओ। हाँ, महादेवी वर्मा जी ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि वह एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित है, इसलिए महादेव वर्मा जी ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है। अगला प्रश्न, एक दिन कौवा कहां गिर पड़ा था? सही उत्तर है, एक दिन कौवा बरामदे में गिर पड़ा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा जी ने गिलहरी का प्राण कैसे बचाए? बता सकते हैं कोई उत्तर? आप किताब नहीं पढ़े क्या? तो देखिए इसका उत्तर है, महादेव वर्मा जी ने गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आए। उसके गांव पर रुई से रक्त पूंछकर पेंसिल का मरहम लगाया और कई घंटे के बाद उसके मुंह में एक पानी टपकाया। तो देखिए फिर एक बार मैं उत्तर बताता हूं। महादेव वर्मा जी ने गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आए। उसके घाव पर रुई से रक्त पोंछकर पेंसिल का मरहम लगाया और कई घंटे के उपरांत उसके मुंह में पानी टपकाया। यह जो प्रश्न है इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़िए। तो अगला प्रश्न, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, उसी तेजी से नीचे उतरता था। उसका यह क्रम तब तक चलता था जब तक महादेव वर्मा जी
उसे पकड़ने के लिए न उठे। ठीक है, तो अगला एक प्रश्न देखिए। महादेव वर्मा जी ने गिल्लू को किसमें बंद कर रखा? हाँ, तो इसका उत्तर है महादेव वर्मा जी ने गिल्लू को लिफाफे में बंद कर रखा। तो आखिरी एक प्रश्न, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू। तो इसी तरह हमने पिछले अवधि में अध्ययन किया था, उसके बाद आप थोड़ा सा मनन भी कर लिया है। तो हम अभी आगे पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों देखिए, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक न जाने क्या क्या कहने लगे। गिल्लू के जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि मुझे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह कभी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिल्लों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से बाहर आकर अपने झूले से झूलने लगता था। देखिए बच्चों, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या क्या कहने लगी। गिल्लू के जीवन में जो प्रथम जो वसंत ऋतु है, प्रथम जो वसंत जो दिन है, वह आ ही गया और बाहर की गिलहरी खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या क्या कहते थे। देखिए, महादेव वर्मा जी ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಗಿಲ್ಲು ಅದರ ಜೀವಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಏನು ವಸಂತ ಋತು ಬಂತು ಅದು ಬಂತು। जब वह खिड़की के जाली पर बैठ जाता था, बाहर की जो अनेक जो गिल्लू है, गिलहरियां है, वह खिड़की के पास आकर उस जाली के पास आकर चिक चिक करके उसे पुकारते थे। पुकारने ने उसे क्या कहते थे यह हमें मालूम नहीं हो रहा था। तब गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। और महादेव वर्मा जी के मन में यह विचार आए, गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना चाहिए। गिल्लू को अब हम जिस जाली में बिठाया है उस जाली से उसे मुक्त करना है, क्योंकि वह उस जाली में अपनेपन की तरह बैठा है और बाहर की जो गिलहरी है उसे झांक कर देखता है। खुशी से रहने के लिए हमें क्या करना है, उसे उस जाली से मुक्त करना है। इस तरह महादेव वर्मा जी सोचते हैं। मैंने कीले निकालकर जाली को एक कोने में खोल दिया। इस मार्ग से गिल्लू बाहर जा मुक्त की सांस ली। ये विचार करने के बाद लेखिका महादेव वर्मा जी ने जो जाली था, उस जाली का जो कीले जो चाबी था वह निकाल देता है और उसे बाहर भेज देता है। जब उसे बाहर भेज दिया तब वह एक संतोष या आनंद की जो सांस होती है वह सांस ली है। इस तरह कहते हैं।
खिड़की की खुली जाली से बाहर जाकर गिल्लू दिन भर गिलोरिंग के झुंड का नेता बना, हर डाल पर उछलता कूदता रहता। जब उस जाली से उसे निकाल दिया, वह बाहर जाकर दिन भर अनेक गिलोरिंग के साथ खेल खेलता था। और उतना ही नहीं, जो गिलहरी के जो झुंड है, उस झुंड का नेता भी बन गया। नेता, लीडर। और हर डाल पर, डाल ने पेड़ पर, जो पेड़ की जो डाल होती है, रेंबे नवंतो आ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಏನು ರೆಂಬೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, उस डाल पर वो उछलता कूदता रहता। ಆ ಒಂದು ರೆಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಂಬೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಂಬೆ ಹಾರುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಂಬೆ, ಈ ತರ ಹಾರುವುದು ಏನು ಆಟ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಂದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और उसके बाद ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। और दिन भर खेल के वह पुनः वापस अपने घर आते थे। खिड़की के जाली के पास आते थे। वह कब आते थे? ठीक 4 बजे, शाम को 4 बजे वह अपने खिड़की के पास जो जाली था, वह जाली के पास आकर वह बैठ जाते थे और झूले में झूलता रहता था। ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಆ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಜಾಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋತಿತ್ತು। ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ ನಾವು ತೋಟ್ಲುವನ್ನ ತೂಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं, जब गिल्लू को घर से या उसके जो जाली है, जाली से मुक्त करने के बाद वह अनेक जो गिलहरी है, अनेक गिलोरों के साथ इस तरह खेलते थे। इस चित्र से हमें यह देख लेते हैं। और उसके बाद लेखिका को चौंकाने के लिए महादेव वर्मा जी है, महादेव वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू क्या करता था? महादेव वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदानों के फूलों में, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजोई के पत्तियों में छिप जाता था। महादेव वर्मा जो चौंकाने, आश्चर्य करने के लिए, आश्चर्यचकित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता। जब महादेव वर्मा जी ने अपना जो कार्य है, कार्य करने के लिए जब बैठ जाते थे, तब उन्हें चौंकाने के लिए गिल्लू ने इस तरह काम करता था। कभी फूलदानों के फूलों में छिप जाता था। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये फूलदानों ಹೂವಿಂದ ನಾವು ಕುಂಡಲೆ ಏನಂತೇವು, ಆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಲೆಗೆ फूलदानों अंतर। कभी सोनजोई की पत्तियों में, उसके बाजू में और जो एक चित्र है, एक फूल का पेड़ है, फूल का चित्र है। वह फूल कौन सा है? सोनजोई फूल। तो गिल्लू महादेव वर्मा जी को चौंकाने के लिए कभी फूलदानों के में छिप जाते थे, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजोई के पत्तियों में। महादेव वर्मा ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಲಾಗೆ ಆ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವಾಗ ಆ फूलदानಕ್ಕೆ फूलों में ಹೂವಿಂದ ಏನು ಕುಂಡಲೆ ಇರ್ತ ಆ ಕುಂಡಲೆ ಒಳಗೆ ಅಡಗೋದು। ಆಮೇಲೆ कभी पर्दों के चुन्नट में, पर्दों ने क्या, जो खिड़की में हम जो या दरवाजे पर जो हम जो कर्टन लगाते हैं, जो पर्दे लगाते हैं, उसे है चुन्नट कहते हैं। उसी में वो छिप जाता था। चुन्नटने ಏನು ನಾವು ಕರ್ಟನ್ ಏನು ಹಾಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಟನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಅಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು। ಆಮೇಲೆ ಸೋಂಜುಯಿ ಪತ್ತೆ, ಆ ಸೋಂಜುಯಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಅದ, ಆ ಹೂವಿನ ಗುಡಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ। ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आया। देखिए, महादेव वर्मा जी कहते हैं,
मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं है। ऐसे मुझे स्मरण नहीं आता। मुझे स्मरण नहीं आता है कि बहुत सारे ऐसे जो पशु पक्षी है, वह कभी भी मेरे पास जो थाली है उस थाली के पास आकर कभी भी बैठकर खाना नहीं खाया है। जब लेखिका खाने के कमरे में पहुंच जाती तो गिल्लू मेज पर पहुंच जाता, लेखिका के थाली पर बैठ जाते थे। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया। थाली के पास बैठकर लेखिका की थाली में एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। लेकिन बच्चों, लेखिका ने गिल्लू को खाने का भी काम सिखाया। लेखिका जब खाने के कमरे में पहुंच जाती तो गिल्लू उनके थाली के पास बैठ जाता था। लेखिका ಊಟಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಕೂತ್ರು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಿರೋ ಆ ತಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅದು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೋತಿತ್ತು. जब वो वहां आकर बैठ जाते थे, बड़ी कठिनाई से लेखिका ने गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया. ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂಡಿರ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ ಲೇಖಿಕಾನೆ उसे खाने का भी काम सिखाती है. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ महादेव वर्मा ಅವರು ಆ ಗಿಲ್ಲು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. थाली के पास बैठकर लेखिका के थाली में एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था. वहां आकर लेखिका ने उसे क्या सिखाया? थाली के पास बैठना सिखाया और थाली में जो चावल था उस चावल का एक एक कण उठाकर बड़ी सफाई से खाना भी सिखाया. इस तरह वह काम करने लगे और गिल्लू का जो प्रिय जो खाद्य है उसका प्रिय खाद्य काजू, यह भी हमें बताते हैं. तो उसके बाद दुर्घटना के दिनों में देखिए बच्चों, उसी बीच मुझे मोटा दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. उन दिनों में सब मेरे आंखों का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता. सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसको झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों में अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता. देखिए बच्चों, जब लेखिका को मोटा दुर्घटना के कारण अस्पताल में रहना पड़ा तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता था और फिर किसी को देखकर तेजी से अपने घोंसले में बैठ जाता था. एक बार महादेव वर्मा जी को मोटार दुर्घटना हुआ. उस दुर्घटना के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा. जब महादेव वर्मा जी ने अस्पताल में भर्ती हो गए तब गिल्लू उनके घर में उसी तरह बैठा था जिस तरह बिना कुछ खाए बिना. और इतना ही नहीं, जब लेखिका ने अस्पताल में थे, अगर उसमें उनके जो कमरा है उनके कमरा के दरवाजे कोई खोल दिया तो वह देखने के लिए गिल्लू अपने जाली से उतरकर सीधा उनके कमरे के पास पहुंच जाती थी और उसे उस कमरे में कोई दूसरा दिखाए तो वह गिल्लू क्या करता था, उसी तेजी से फिर अपने घोंसले ने अपनी जाली अपने घर के पास आ जाते थे और वहां बैठ जाते थे. ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಆಯಿತು, ದುರ್ಘಟನಾ ಏನಾಯಿತು, ಅವಾಗ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆದಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು ಅದೇನು ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿದು ಏನೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಆ ರೂಮ್ ಒಂದು ಬಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೆಗದ್ರಂದ್ರ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗಿಲ್ಲುನ್ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲು ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಇಳಿದು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಲಿ ಏನಿತ್ತು ಬುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಸೀದಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ರೂಮಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಓಡ್ಕೋತ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತ್ಕೊತಿತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಜನ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರ್ತಾವ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧನ ಬೆಳೆಸ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಮುಂದಾಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆ ಗಿಲ್ಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧನ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. जब लेखिका अस्पताल से वापस आकर उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले जिनसे ज्ञात हुआ कि उन दिनों वह कितना खाया होगा. जब लेखिका ने आराम होकर अस्पताल से अपने घर वापस आए, वापस आने के बाद महादेव वर्मा जी ने एक काम करता. वह कौन सा काम करता है? गिल्लू का जो घर था, गिल्लू का जो जाली था, उस जाली का सफाई करता. ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಆರಾಮಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಷಾರಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಲ್ಲುಂದ ಏನು ಮನೆ ಇತ್ತು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. जब सफाई कर रहे थे उस जाली में उन्हें काजू मिले. ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ವಚ್ಛವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಟೋಕ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಏನು ಬುಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಬುಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಜು ಕಾಣ್ತು. उन्हें ज्ञात हुआ, ज्ञातने उन्हें मालूम हुआ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. जब मैं घर में नहीं था मेरे गैर हाजिरी के दिनों में वह कितना कम खाया है. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ತಿಂದದ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. उसके बाद मेरी अस्वस्थता में वह तकिया पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले से सहलाता रहता था. जब लेखिका वापस आई, अस्वस्थता के कारण वह सो जाती थी. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟಿನ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕತ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಆ ರೂಮ್ದಾಗ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೊಳಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾರ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಾಗ उस समय गिल्लू तकिया के पास आकर बैठते थे. तकिया, तकिया ने क्या, सिर रखने की जो वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं, तकिया कहते हैं. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಲೆ ದಿಂಬು ದಿಂಬು ಅಂತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಗಿಲ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅವರು ಆ ತಲೆದಿಂಬು ಏನಿತ್ತು ಆ ತಲೆದಿಂಬು ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತು. ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ತಲೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ वहां बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजे से लेखिका के सिर और बालों का सहलाता हुआ, सहलाना समाधान करना. उनके जो नन्हे जो पंजे हैं उन नन्हे पंजों से लेखिका के सिर पर पंजा फिराता था. फिराने लेखिका को समाधान करता था. ಆ ತಲೆದಿಂಬು ಹತ್ರ ಕೂತು ಅವ್ರ ತಲೆ ಹತ್ರ ಕೂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ ಕಾಲ ಐತಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಿಂದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ ಆಡಿಸ್ತಿತ್ತು, ಆಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ರಿ, ನೀವು ಬಹಳ ಗುಣಮುಖ ನೀವು ಆಗ್ತೀರಿ ಬೇಗ ಅಂತೇಳಿ ಈ ತರ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. तो बच्चों हम भी देख लेते हैं कि अपने घर में छोटा बालक
या बेटे को बेटा बीमार है, उसे आराम नहीं है, तो उसे जो बहुत ज्यादा दर्द या तकलीफ हो रहा, तो माता ने अपने बेटे को सलाहते हैं, समाधान करते हैं। किस तरह समाधान करते हैं? जब बच्चा सोता है, उसके पास अपनी माता बैठती है, बैठकर उसे खाने के लिए कहता है, वह खाने को तैयार नहीं होता। जब वह खाने को तैयार नहीं होता है, तब माँ उसे समाधान करती है। किस तरह समाधान करती है? उसकी जो शीर है, उसके शीर पर अपने हाथ फिराकर उसे कहते हैं, बेटा थोड़ा सा खा ले, अगर तू अच्छी तरह से खाया तो बहुत ही जल्दी से आराम होता है। इस तरह माँ क्या कहते हैं, अपने बच्चों को समाधान करके खाना खिलाते हैं। उसी तरह गिल्लू ने महादेव वर्मा जी को इस तरह अपने जो पंजे है, अपने पंजों से उसे सिर पर फिराकर या बालों पर फिराकर उसे समाधान करते थे। तो नेक्स्ट आप इस चित्र से देख सकते हैं, सिराहने बैठा गिल्लू येन ತೆಲುದಿಂ ಬೈತರ ತೆಲ್ತಿನ ಮ್ಯಾಗ ಕೂತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಕಾಲಿನದವ ಕಾಲಿಂದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ समाधान ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ये चित्र ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ। देखिए कितना एक दोनों के बीच में एक प्रेम का जो संबंध हम कहते हैं वह कितना दृढ़ बन गए थे, इस चित्र के माध्यम से देख लिया होगा। और उसके बाद गर्मी में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता, वह मेरे पास रखी हुई सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता था। गर्मी के दिनों में ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಷ್ಣತಾ ಏನಿರ್ತದ ಆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, गर्मी के दिनों में लेखिका जब दोपहर काम करती तो गिल्लू न बाहर जाता था न अपने झूले में ही बैठता था। ಬೇಸಿಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ बिसल टाइम दागे लेखिका दोपहर को जहां काम करती थी वहीं पर जाकर बैठा। ಬೇಸಿಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕಾ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಿತ್ತು। उस दिनों में वह बाहर भी नहीं जाता था, अपने झूले में नहीं बैठता था। ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಕೂತ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। गिल्लू लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता था। लेखिका ने गर्मी से बचने के लिए या ठंडी के लिए अपने घर में एक सुराही रख दी थी। सुराही ಮಣ್ಣಿಂದ ಕೊಡ। ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಜ್ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಜ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ। ಬಡವರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಡಿಕೆ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಡಿಕೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಹಿಂದಿದಾಗ ಸುರಾಯಿ ಅಂತಾರೆ। ಆ ಸುರಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕೋಲ್ಡ್, ಬಹಳ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ। ಅವಾಗ ಆ ಗಿಲ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡಿತು, ಆ ಮಡಿಕೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಡಿಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಯಾಕೆ? उसके पास उसके समीप अंदर उसके पास ठंड रहता था, इसी कारण वह वहां आकर बैठती थी। ಅದು ನೀರು ಸೋರ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್, ಮಣ್ಣಿಂದ ನೀರ ಸೋರ್ತದ, ಆ ನೀರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ತಂಪಿರ್ತಿತ್ತು, ಥಂಡಿರ್ತಿತ್ತು। ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಥಂಡಲ್ಲಿ ಉಂಡ್ರ ಕಾಲಾಗೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆ ಸುರಾಯಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಮಡಿಕೆ ಹತ್ತ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಲೇಖಿಕ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। उसके बाद उस दिन यानी जब गिल्लू का आखिरी दिन आया,
आखिरी दिन में क्या क्या हुआ इसके बारे में हम देख सकते हैं। उस दिन गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू के अंत ही आ गया। जीवन यात्रा दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेकी का हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, किंतु प्रभात की प्रथम किरणों के साथ वह चीर निद्रा में सो गया। बच्चों, जो आखिरी दिन है, आखिरी दिन का भी हम यहाँ विचार प्राप्त करते हैं या देखते हैं। गिलहरी का जो जीवन अवधि होता है वह 2 वर्ष से अधिक नहीं होता है। वयस ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾವು ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು 4 ವರ್ಷ, ಕೆಲವೊಂದು 7 ವರ್ಷ, ಕೆಲವೊಂದು 14 ವರ್ಷ ಈ ತರ ಬದುಕ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಲಿ. ಹಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಲಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಳುಲು ಏನದ, उसकी जो जीवन अवधि है सिर्फ 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, सिर्फ 2 ही वर्ष होती है, उससे ज्यादा उसकी जीवन अवधि नहीं होती है. ಈ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಅಳಿಲ ಅದ, ಇದು 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತೆ, 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಆಯುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. अतः गिल्लू का अंत ही आ गया, जीवन यात्रा दिन भर उसने कुछ न खाया कुछ न बाहर गया. उसका जो आखिरी दिन, उसका जो अंत आ गया, आखिरी दिन वह दिन भर अपने घर में रहे. ಅದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಏನು ದಿನ ಉಂಟು, ಆ ಕೊನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. और उस दिन वह कुछ न खाया भी, ಅವತ್ತು ದಿವಸ ಅದು ಏನೂ ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಹರ್ भी गया, ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आखिरी दिन पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने उसे हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया. जब उसका जीवन का आखिरी दिन आया, आखिरी दिन में उसका जो पंजा था, उसका पंजा बहुत ठंडा हुआ था. सॉरी, ಅದರ ಏನು ಕೊನೆ ದಿನ ಬಂತು, ಕೊನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾಲು ಬಹಳ ಥಂಡಗಾಗಿವು. ಅದರ ಕಾಲು ಪಾದವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಥಂಡಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ महादेव वर्मा ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, हीटर से जलाया उष्णता देना का प्रयत्न किया. ಹೀಟರ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಹಳ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಮನ್ಯಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋ ಹಂಚು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹಂಚು ಕಾಯಿಸ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎದೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಏನು ಕಫ ಅದ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗ್ತದ, ತಿಳಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಕಫ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅದರ ಪಾದಗಳು ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ತಣ್ಣಗಾದು ಅವಾಗ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ರೀತಿ ಅದರ ಪಾದವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. किंतु प्रभात की प्रथम किरणों के साथ वह चीर निद्रा में सो गए. चीर निद्रा में कायम स्वरूप, ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಏಳಾರದಂಗೆ. किंतु प्रभात की प्रथम किरण, प्रभात ने सुबह, सुबह जब सूर्य की किरण बाहर आती है उसी के साथ या उसी समय पर वह हमेशा के लिए सो गए. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಸೂರ್ಯ ಏನು ಕಿರಣ ಬೀಳ್ತದ ಅವಾಗ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರಂದ್ರ ಅದು ಕಾಯಂ ಸ್ವರೂಪಿ ಆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಮಕ್ಕಳೇ, हमें ये जो एक गद्य भाग है, यहाँ पर भी एक प्रश्न आपको पूछ सकते हैं. किस तरह वह प्रश्न होगा, गिलहरी के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए.
आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिख सकते हैं, गिलहरी की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। आखिरी दिन वह कुछ न खाया न बाहर गया। उसके पंजे इतने ठंडे हुए थे, लेखिका ने उसे हीटर से उष्णता देने का प्रयत्न किया, किंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ वह चीर निद्रा में सो गया। इस तरह जो उत्तर है वो उत्तर आप उस प्रश्न को लिख सकते हैं। तो आखिरी एक जो भाग है वो उसे हम देख सकते हैं, उसका झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरी की नई पीढ़ी जाली के पास आकर चिक चिक करती रही और सोनजुई लता खिलती ही रहती थी। सोनजुई की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु घात का किसी वसंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। जब गिल्लू का निधन होते हुए महादेव वर्मा ने उसका जो झूला था वह झूला खिड़की से उतार कर रख दिया। ಯಾವಾಗ ತೀರ್ ಹೋಯಿತು, ಕೊನೆ ಉಸ್ಪನ್ ಏನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತು, ಅವಾಗ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದ್ರದ್ದೇನು ಮನಿ ಇತ್ತು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತಳಗೆ ಇಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರ। और उस खिड़की का जो जाली था वह भी बंद कर दिया था। आ खिड़की ಏನಿತ್ತು ಆ खिड़की ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾರ। ಯಾಕೆ? परंतु गिलहरी की नई पीढ़ी जाली के पास आकर चिक चिक करती थी, इसलिए उन्होंने खिड़की बंद की रही थी। बाहर जो गिलहरिया थी वह गिलहरिया खिड़की के पास आकर चिक चिक आवाज करके इस गिल्लो को पुकारते थे। महादेव वर्मा जी को ये सुनने की शक्ति उनमें नहीं थी, इस कारण उन्होंने क्या किया, जो खिड़की था वह खिड़की बंद कर दिया। ಯಾಕೆ ಆ ಬುಟ್ಟಿವನ್ನ ಅದರ ಮನೆಯವನ್ನ ತಳಗಿಳಿಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿ ಯಾಕೆ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅವರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಏನು ಗಿಲಹರಿ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಿಲ್ಲು ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು। ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಟ ಆಡೋ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಿಲಹರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದ ತರ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಕರಿತಾ ಇದ್ವು ಅದಕ್ಕೆ। ಅವು ಬೇರೆ ಏನು ಗಿಲಹರಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ವು, ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ಆಲಕತ್ತು। ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕಿಟಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಿಟಕಿ ಕದಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರ। ಅವ್ರು ಉतना ही नहीं, सोनजुई लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई। गिल्लू की समाधि कहाँ बनाई, गिल्लू की समाधि सोनजुई लता के नीचे बनाई। क्यों उसका जो समाधि है वह समाधि सोनजुई लता के नीचे बनाई ने, जो सोनजुई जो लता है वह गिल्लू को बहुत प्रिय था, इसी कारण उसके पास उनके समाधि बनाए। ಆ ಸೋಂಜಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಏನು ಗಿಡ ಇತ್ತು, ಆ ಗಿಡ ತಳಗೆ ಅದ್ರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ। ಯಾಕೆ ಆ ಗಿಡ ತಳಗೆ ಅದ್ರ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಸೋಂಜು ಏನು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಇತ್ತು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಹಂಗಾಗಿ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಏನು ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಮಾಧಿ ಆ ಗಿಡ ತಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ। इसलिए भी कि उस लघु घात का किसी वसंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता है। ಯಾಕೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲಘು ಘಾತ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದೇನು ಜೀವದ, ಆ ಸಣ್ಣ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅರಳತಂದ್ರ ತನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಕ್ಕೋತಿದ್ದಂಗೆ। ಆ ಹೂವಿ ನೋಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರಳುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೊಗ್ಗಿರುತ್ತೆ,
ಹಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ನಕ್ಕೊತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ಕೋದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದ್ರದ ಏನ ಸಮಾಧಿ ಏನ್ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಏನಂತೇವಲ್ಲ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. का विश्वास लेखिका को संतोष देता है. ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ लेखिका ಈ ತರ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो देखिए बच्चों, यहाँ गिल्लू की समाधि जो सोनजुई का जो हम फूल कहते हैं उसके नीचे गिल्लू की समाधि महादेव वर्मा जी ने बनाई. तो इसी के साथ हमारा जो गिल्लू जो पाठ है, गिल्लू पाठ यहाँ समाप्त हुआ है. इस पाठ को हम 2 अवधि में देख लिया है. आप फिर एक बार इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और अभ्यास में अनेक जो प्रश्न है उस प्रश्न को भी आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा जो अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसे पढ़िए और इसका जो अभ्यास में जो सभी जो प्रश्न उत्तर है वो 1 वाक्य में हो, 2-3 वाक्य में हो या 3-4 वाक्य में हो, कोई व्याकरणों हो या कन्नड़ में अनुवाद कीजिए हो, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है. आप लिखने का प्रयत्न कीजिए, अच्छी तरह से लिखिए, अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि आने वाले वार्षिक परीक्षा में इसके ऊपर प्रश्न आपको पूछ सकते हैं. वह तैयारी भी आपको करना है. बच्चों, आखिर मैं यह कहता हूं कि पशु पक्षी भाविन प्राणी है, किसी प्रकार के वह भेदभाव नहीं करते हैं. जिस तरह हम उसके साथ रिश्ता या संबंध बढ़ाते हैं उसी तरह वह हमारे साथ रिश्ता या संबंध बढ़ाते हैं. तो एक छोटा सा जीव इस तरह अपने साथ व्यवहार कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो पशु पक्षी प्राणी छोटा जीव है उसके साथ आप निस्वार्थ से जो संबंध जो रिश्ता होता है वो बढ़ाइए, उसे प्यार प्रेम से देखिए, उनका जो व्यवस्था है वह कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्राणियां हैं, आप देख सकते हैं वह किस तरह व्यवहार करते हैं. तो बच्चों, मैं आपको यहाँ एक उदाहरण मैं बताता हूँ. हमारे गांव में, मेरा जो गांव है सोलापुर महाराष्ट्र, हमारे गांव में एक किसान है. वह किसान अपने खेती में काम करता है और उसी के साथ जो दूध का जो व्यापार होता है वह भी काम करता है. वह किसान ने एक बैल को अपने पास रख लिया. अपने जिस तरह हम अपने बेटे को जितने प्यार से हम देखते हैं उससे ज्यादा भी वह अपने बैल को प्यार से देखते हैं. सुबह 5 बजे वो किसान उठता है, उस बैल को भरपेट खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और सुबह 9 बजे जो गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, छकड़ी कहते हैं हम, उस गाड़ी को उस बैल को बांध देता है. सिर्फ गाड़ी के साथ अकेले वो बैल जाते हैं, कोई भी व्यक्ति या किसान नहीं जाता है, उनके बेटे भी नहीं जाता, वो किसान भी नहीं जाता. सीधा वह गाड़ी लेकर 2 किलोमीटर के दूरी पर उसका जो खेत है उसके खेत को पहुंचता है.
वहां जाने के बाद जो किसान का जो नौकर है वह उसे रोकता है और गाड़ी छोड़ता है, उसे एक पेड़ के नीचे बांध देता है और उसे फिर भर पे खाने को डाल देता है चारा। और क्या करता है, घर में जो भैंस जो गाय है उसे जो चारा जो आहार उस गाड़ी के अंदर वो डाल देता है और फिर उसे गाड़ी उसके साथ भेज देता है। वह सीधा वहां से उस किसान के घर आता है। देखिए बच्चों, कितना विश्वास से, किसी भी तरह नहीं देखता है, वो किसी भी दूसरी तरफ नहीं जाता है, सीधा अपने खेत जाता है और सीधा अपने घर आता है। ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗ್ತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಾಧ್ಯ. ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. जो बैल को उसे खिलाना, पानी पिलाना, जो काम है खेती में, वो सब काम मैं ही करता था. एक दिन मैंने अपने बैल को पेड़ के नीचे बांध दिया था. बांधकर मैंने क्या किया था, हमारे खेत में जो फूल होते हैं ना, फूल का बाग थे, उस फूल को बेचने के लिए मैंने सिटी गया था, नगर को. वह बेचकर आने के लिए मुझे देर हुआ था. मैंने जब उस नगर को निकल गया, कुछ ही समय में वह उस पेड़ से जो बांध दिया था वह निकाल कर घूम रहा था. माताजी और हमारे खेत में काम करने वाले जो नौकर थे, 3-4 नौकर, सभी ने उसे पकड़ने का बहुत ही प्रयत्न किया. पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचे तो वह क्या करता था, उन्हें मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते थे. वह नौकर जो लोग हैं वह घबरा कर क्या कहते, पेड़ के ऊपर पहुंच गए. उससे बचाव करने के लिए, उनसे रक्षा करने के लिए वो क्या करते हैं, क्या किया, पेड़ के ऊपर बैठा. वह फिर वही जगह पर वह खड़े रहे, वह ऊपर, ये उसी पेड़ के नीचे. 3-4 घंटे के बाद मैंने वापस आया. वापस आकर मैंने देखा तो भाई जिस जगह पर बांध दिया था वहां से वो निकलकर यहाँ क्यों खड़ा है. तो माताजी ने मुझे कहा, वह छूट गया है. पकड़ने के लिए हम उसके पास गए, हमें वो मारने के लिए आ गए. तो मैंने क्या किया, मुझे भी दिमाग में आ गया, वह बहुत ही गुस्से में है. अब बिना सोच समझ कर उसे पकड़ना बहुत ही हानि होती. इसलिए मैंने क्या किया, दूर से उसका जो नाम था वो नाम लिया और उसे कहा, चल बा अपने जगह को तू जा. इतने जो बात का वह मेरे आवाज सुन लेते ही उसका जो जगह कहाँ है उसके जगह पर वह खड़ा हो गया. और मैंने उसके जो पीठ पर
हाथ फेरा, उसे समाधान किया और खाने के विषय जो खाना है वो चारा है वो मैंने डाल दिया. ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ ಅವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳವ, ಪಕ್ಷಿಗಳದವ, ಸಣ್ಣ ಜೀವ ಕೂಡ ಅದಾವ. ಅವಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಂತ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಥದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿ ಏನದ, ಈ ಅವಧಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.